वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। देखिए, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं परवेज खान आपको आज कराने आया हूं वर्णमाला का दूसरा टॉपिक पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम पहले इसके बारे में हमारा जो मोटो उसके बारे में जान लेते हैं। हमारी जीत, आपकी जीत किसके साथ है? हमारे साथ है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी यहाँ पे क्या होगी? जीत होगी। और जीत किस तरह से होने वाली है? आपकी जीत होगी, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। तो आप सफल कैसे होंगे? तो पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? आपको एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आपको कहां से? प्ले स्टोर से जाके एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिलेगा, तो यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? साथ ही आपको इसमें क्या पिक्चर्स दी गई हैं तो उसके बारे में जान लेंगे। देखिए, वन प्लेटफॉर्म फॉर, यानी एनी एग्जाम प्रिपेयर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हर एक एग्जाम की तैयारी इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। और साथ ही आपको फ्री में दिया जा रहा है 1000 प्लस नोट्स, बुक, ऑनलाइन पीडीएफ। तो आप इसको भी डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे है जॉब एंट्रेंस एग्जाम, डेली अपडेट दी जाएगी, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन क्या नोटिफिकेशन आया है, कब इसका रिजल्ट आने वाला है, कौन सा एग्जाम कब होगा। तो यहाँ पे आपको डेली अपडेट दी जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पे और क्या दिया जा रहा है? देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पे, हमारे साथ जीत की तरफ पहला कदम। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। और आपका पहला कदम क्या होगा? एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करना है। और आप अपनी तैयारी के लिए, बेहतर के लिए, आपको यहाँ पे फ्री वीडियो कोर्स भी अवेलेबल कराया गया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। 50,000 से ज्यादा घंटों की यहाँ पे वीडियो कंटेंट है, आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो साथ ही आपको लाइब्रेरी दी गई जिसमें माई कंटेंट है, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंडिया जीके मिलेगी, जनरल एप्टीट्यूड और बिजनेस स्टडी। तो यहाँ पे आप इसे भी फ्री में पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स कराया जाएगा और जो आपके डाउट हैं उनका सोल्यूशन कराया जाएगा। चलिए आगे। आज आपको पढ़ाना है वर्णमाला का पार्ट 2। देखिए, पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला। क्या लिखा है? अंग्रेजी वर्ण लिखा है। अंग्रेजी वर्ण, अंग्रेजी वर्ण कैसे होते हैं? इस तरह अल्फाबेट होते हैं जो दिखते हैं। इसका जो परिवर्तित रूप है, जो इसका परिवर्तन रूप है, उसको हमने हिंदी में लिया है। उसका क्यों इसलिए लिया है? क्योंकि इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है बहुत ही शब्दों में, इसलिए इसको अंग्रेजी से उच्चारित कर या इसका रूप परिवर्तन करके हिंदी में शामिल किया गया। इसकी अगर डेफिनेशन आएगी तो जीरो वर्ण का परिवर्तन रूप और हिंदी में शामिल हो गया है, तो इसको हिंदी में शामिल कर लिया गया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। और इसे देखिए, यह है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। कैसा? दीर्घ, यानी कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इस पे 2 मात्रा का समय लगेगा। कितना? 2 मात्रा का समय लगेगा, इसलिए इसको क्या कहा है? दीर्घ कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे हमने क्या कहा है? दीर्घ कहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया है, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डॉक्टर है, जॉब है, कॉलेज है, ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर, ऑफिस। तो यहाँ पे इन शब्दों में प्रयोग किया जाता है। अब इनको उच्चारण कैसे करेंगे? डॉक्टर, जॉब, कॉलेज, ऑफिस, ऑफिसर, इस तरह से। यहाँ पे ओ की, यानी कि यहाँ पे इसे कहा जाता है अंग्रेजी का परिवर्तित रूप, हिंदी में जिसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके स्थान कहाँ पे रखा गया है वर्णमाला में? तो नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यह हिंदी में आ और ओ के बीच की ध्वनि है। देखिए, इसके बीच में क्यों रखा गया है? क्योंकि आ से पहले जो होता है क्या आता है? हस स्वर आता है। क्या आता है? हस स्वर
आता है ए, इसीलिए इसको हम दीर्घ नहीं कह सकते। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ओ रखा गया है क्योंकि ओ के बाद इसके जैसा ही होगा, इससे तो ये छोटा है और इससे बड़ा है, इसलिए इनके मध्य इसको रखा गया है। इसका कोई भी अपना निजी स्थान नहीं है कि ए के बाद ये ही आएगा, तो यहाँ पे आ के बाद भी आ सकता है और ओ से पहले भी आ सकता है। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्वर वर्ण। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते। अगर हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो स्वतंत्र रूप से नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है कै, और कै के नीचे हलंत लगा है, तो ये अपने शुद्ध रूप में है। कैसा है ये? व्यंजन है, अपने शुद्ध रूप में है, इसमें कोई भी वर्ण शामिल नहीं है। अब इसको हम बोलेंगे कैसे? इस तरह से इसको बोला जाएगा, यानी कि स्वर रहित कै इसको कहते हैं। जब हम इसमें ए स्वर शामिल कर देंगे, इसमें इसको जब शामिल कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कै। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे। इसलिए स्वर के बिना एक तो इनका उच्चारण नहीं होगा और इन्हें स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते। अगर हम इनका उच्चारण करें तो स्वतंत्र रूप से नहीं होगा। उच्चारण करने के लिए हमें ए स्वर की सहायता लेनी होगी। क्लियर है? देखिए इन्हें बोलने के लिए जिन स्वरों की मदद की आवश्यकता होती है स्वर को, ठीक है, उसे स्वर कहते हैं। और इसीलिए अगर ये सहायता कर रहे हैं किसी की, इसलिए इनका अन्य नाम भी रखा गया है। स्वर को अचबी कहा जाता है। क्या? अचबी कहा जाता है, यानी कि सहायता करने वाला भी कहा जाता है। इसके शामिल होने के बाद ही व्यंजन का उच्चारण होगा। इसलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि इन्हें किसी की जरूरत होती है, सहारे से, सहायता से, तब इनका उच्चारण होगा। क्लियर है पॉइंट? यहां तक सभी को समझ में आ गया है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कालमान। देखिए कालमान होता क्या है? काल क्या होता है? समय। मान इसका क्या होता है? मान, मान रखना। एक मानक समय होता है। क्या? मानक। काल का मान, या कहा जाए मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। याद रखना, हमेशा मात्रा के आधार पर जब पूछा जाएगा तो स्वर को तीन भागों में बांटा गया, या इनके तीन भेद होते हैं। नंबर एक है मूल स्वर। देखिए मूल स्वर क्या होते हैं? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें सबसे कम समय लगता है। क्या? सबसे कम समय लगता है, या एक मात्रा का समय इसको कहा जाएगा। तो डेफिनेशन है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहा? एक मात्रिक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा का समय लगना चाहिए, उसे एक मात्रिक कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा कमल, तो यहाँ पे हमने इसको आसानी से बोल दिया है। क्यों बोल दिया? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल है? इसमें ए शामिल है। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ मूल स्वर है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ए स्वर शामिल है इनके मध्य, इनके साथ प्लस। और देखिए हमने इन पे हलंत किस लिए लगा? क्योंकि ये अपने मूल रूप में आ चुके हैं व्यंजन, और ये किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं? स्वर की सहायता से। और इसका अगर हम इसका उच्चारण करेंगे कमल, तो या इसमें कोई समय ज्यादा नहीं लगेगा, एक मात्रा का ही समय लगेगा। फिर उसके बाद इसमें पूछा इनकी संख्या 4 होती है, आपको याद रखना है। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया है किस वजह से इनको 4 माना गया है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। जैसे संख्या इनकी 4 है, कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। इनकी संख्या 4 होगी। और जब ये भी ये आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके उच्चारण में कितना समय लगेगा, तो एक मात्रा का समय लगेगा, या इसको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। नंबर 2, देखिए इसे दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर है और संधि स्वर है। इसी के नाम है तीनों, इन्हीं के ही नाम है। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, और दीर्घ भी इनको कहा जाता है। कौन कौन से हैं यहाँ पे? दीर्घ आ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए दीर्घ आ है और दीर्घ ई हो जाएगा। क्या? दीर्घ ई है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ उ, यहाँ पे होगा दीर्घ उ। क्लियर है? यहाँ पे दीर्घ ए है, दीर्घ इसे बोल देते हैं बड़ा है, इसकी अपनी 2 मात्रा होती है, ओ और आउ। इनकी संख्या पूछ ली जाए तो संख्या यहाँ पे होगी
कितनी होगी? इनकी संख्या होती है 7। एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हस स्वर से दुगना समय लगे, क्या कहा है इसमें? जो हस स्वर है उससे दुगना समय लगना चाहिए, तब इसको कहा जाएगा दीर्घ स्वर। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, यानी कि दो मात्रा वाले। अब दो मात्रा वाले कैसे पता चलेंगे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, अगर हमने यहाँ पे ऊंट लिखा है, देखिए ऊंट, और आपसे पूछा जाए तो जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो इसमें समय लगेगा, ऊंट। देखिए टे तो हमने एकदम बोल दिया बहुत ही आसानी से, यानी कि कम समय में, लेकिन जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? दो मात्रा का समय लगेगा, ऊंट। इसलिए इसे कहा जाता है द्विमात्रिक या गुरु या संधि स्वर। सभी को समझ में आ गया है? चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, देखिए इन्हें इसका अन्य नाम किस लिए कहा इनको संधि स्वर? इन्हें संधि स्वर क्यों कहा गया है? देखिए इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें दो अन्य अन्य स्वर होते हैं, उनके मेल से निर्माण होता है। देखिए इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण दो स्वरों के मेल से होता है। क्या कहा है यहाँ पे? दो स्वरों के मेल से। जैसे अगर हम करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? ए लिखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ई लिखा है। क्या? ई लिखा है, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? इन दोनों के मेल से बनता है ए। इसलिए कितने हो गए स्वर? एक ये स्वर हो चुका है, एक ये स्वर। और इनके विकार या परिवर्तन से, इनके मेल से जब विकार होगा तो निर्माण होगा बड़े ए का। इसलिए दो ऐसे स्वर जिसका जो तीसरे का निर्माण करे उसे दीर्घ कहा जाता है। समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब उसके बाद एक पॉइंट है, देखिए ये सभी के सभी दीर्घ हैं, इनकी संख्या 7 है, लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है मूल दीर्घ स्वर। मूल क्यों होता है? इसे मूल क्यों कहा है? मूल इसलिए कहा है क्योंकि एक अपने साथी, अपने जैसे को अपने साथ मिलाएंगे और अपने आप को बड़ा बना लेंगे। कैसा? समान जाति का एक जैसे दिखने वाला हो तो वह आपस में मिलेंगे और अपना बड़ा रूप बना लेंगे, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा गया है, और इनकी संख्या 3 होती है। चलिए आगे देखेंगे। नंबर 2 है यहाँ पे संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी कि मेल करना या जोड़ना या मिश्रण करना, ये यहाँ पे इन दोनों का, इसे कहा जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर। तो नंबर 1 की बात करेंगे सबसे पहले, मूल दीर्घ स्वर। देखिए इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से? आ, ई, उ। तीनों के तीनों दीर्घ है। वर्णों का निर्माण समान जाति, ये आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस जो होगा इन शब्दों से होगा। ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं समान जाति के, यानी कि जैसे दिखने वाले, ये स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे इनका मेल कैसे हुआ है। यहाँ पे हस्व ए है और यहाँ पर भी हस्व ए है। जब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे, कैसे दिखने वाले? एक जैसे समान जाति के। इनको जब हम जोड़ देंगे तो इनका एक बड़ा रूप बन जाएगा, दीर्घ रूप हो जाएगा, इसीलिए इसे मूल दीर्घ स्वर कहा गया है, या इसको कहा जाता है सजातीय। उसी प्रकार से यहाँ पे ए है, ई है, और यहाँ पर भी ई है, तो कैसे दिखने में है? दोनों एक जैसे हैं और इनका मेल होकर विकार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? दीर्घ ई बन जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे उ है और यहाँ पर उ है, दोनों एक जैसे दिखने वाले। निर्माण किया बड़े उ का, यानी कि दीर्घ उ का, तो समान जाति से मिलकर बने, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा गया है। इनकी संख्या 3 होती है, संख्या भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखना है, संख्या होती है इनकी 3। चलिए आगे चलते हैं। इनका अन्य नाम देखिए, इनका अन्य नाम भी यहाँ पे दिया गया है। इन्हें क्या कहा है अन्य नाम से? इन्हें सजातीय दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। कैसा? सजातीय, या कहा जाता है समान जाति वाला। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छा। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे नंबर 2 की बात करें, संयुक्त दीर्घ स्वर। इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर क्यों कहा है? क्योंकि इनका निर्माण होता है अलग अलग जाति के स्वर मिलकर जब अन्य स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे ए है, बड़ा छोटा ए, बड़ा ए,
छोटा ओ बड़ा ओ, ठीक है। और यहाँ पे वर्णों का निर्माण असमान स्वरों के मेल से होता है। क्या कहा? असमान स्वर के मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा। इनकी संख्या 4 होती है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कि एग्जाम में पूछा क्या गया है। तो वहां पे आएगा संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 होगी। जहां पर स्वर आ जाए ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ है। यहाँ पे अलग जाति का ए है और अलग जाति का ई है। इन दोनों के मेल से विकार होता है, जिसे कहा जाता है परिवर्तन। तो इनके मेल से जो विकार होगा, ए का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ए के साथ ए जुड़ा होगा। अब देखिए अलग जाति का है, ये भी अलग जाति का, लेकिन ये इसको मिलाकर कैसा बनाएगा? बड़ा। इसीलिए इसको छोटा ए बड़ा ए इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के मेल से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे बड़ा कहा गया है। ठीक है, तो ए और ए मिलकर बना बड़ा ए, क्योंकि इसकी 2 मात्रा होती हैं। आगे ध्यान देंगे, ए प्लस उ अलग अलग जाति के हैं, मिलकर क्या बनेंगे? ओ का निर्माण यहाँ पे कर देंगे। उसी प्रकार से इससे औ कहा जाता है, इसकी 2 मात्राएं होती हैं। ए के साथ ओ का निर्माण जब हम जोड़ देंगे, इनका मेल होगा, मेल होने के बाद जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है, क्योंकि इनको कहा है संधि स्वर, इनको संधि स्वर भी कहा है, और इनके ही मेल से आप संधि सीखेंगे। तो ये आपको सभी को याद होने चाहिए अच्छे से, तो ओ का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया है? और इनके अन्य नाम भी हैं, वो जानेंगे क्या क्या है। देखिए, संयुक्त दीर्घ स्वर को मिश्रित, देखिए मिश्रित क्यों कहा है? यानी कि अन्य अन्य जाति के स्वर होकर आपस में उनको मिक्स कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, और तीसरे का यहाँ पे निर्माण कर दिया। इसे अन्य नाम से भी पहचानते हैं, विजातीय। देखिए विजातीय क्या होता है? अलग अलग जाति का, या कहा जाए विभिन्न जाति का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त दीर्घ स्वर को मिश्रित या विजातीय स्वर भी कहा जाता है। यहां तक सभी को समझ में आ चुका है? चलिए, बहुत ही अच्छा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 इसमें है पलु स्वर। देखिए, ये हिंदी में नहीं होता, लेकिन इसका जरूरत पड़ती है तो इसका प्रयोग कर लिया जाता है। पलुत स्वर, देखिए पलुत स्वर इसका नाम है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। कैसा कहा है? अब के दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, उसे पलुत स्वर कहते हैं। पलुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। क्या कहा यहाँ पे? 3 मात्रा का समय लगेगा। दीर्घ में 2 का था, यहाँ पे 3 का लगेगा, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर इसको कहा जाता है। जैसे हमने किसी का उच्चारण किया और किसी को हमने आवाज लगाई, सुनो, तो इसमें क्या होगा? ये हमने न जो आया है, इसमें अधिक समय लगेगा। क्या अधिक समय लगेगा? और उसी प्रकार से राम इत्यादि। तो ऐसे शब्द होंगे जहां पर आपको ये पलु स्वर की मात्रा वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी, और उसका उच्चारण जो होगा 3 मात्रा के लग होता है, 3 मात्रा के समान होता है। ये आपको याद होना चाहिए, और इन्हें इसीलिए त्रिमात्रिक भी कहा गया है। नोट पॉइंट देखेंगे, नोट पॉइंट। वर्णमाला में, देखिए हिंदी वर्णमाला में किसी भी प्रकार से पलुत स्वर की व्याख्या व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कहीं भी इसको स्थान नहीं दिया गया है, ना इसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये होता कहां से है, कहां से आया है, वो जान लेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे, यह है वैदिक भाषा। कैसी वैदिक भाषा? यानी कि वेदों वाली भाषा है। यहाँ पे संस्कृत में प्रयोग के आधार पर देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान देंगे, प्रयोग करने के आधार पर ये देखने के लिए मिलता है। जिसे हिंदी के, देखिए जिसे हिंदी के 3 इकाई, अगर हमने हिंदी की अगर नंबर पढ़े हैं, तो हिंदी में देखिए 1 इस तरह से बनता है, 2 इस तरह से बनता है, और यहाँ पे कहा है 3, तो 3 इस तरह से बनेगा। कैसा? 3 बनेगा इस तरह से, 4 बनता है इस तरह से। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 5 बनता है इस तरह से, तो
तो ये आपको याद होना चाहिए। और 6 इसका विपरीत होगा, 7 इस तरह से लिखा जाता है, 8 इस तरह से और 9 इस तरह से लिखा जाएगा और 10 के बाद यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे दिखाई देगा, हिंदी की 3 इकाई की तरह, जैसे हिंदी में लिखा जाता है एक अंक 3 का, उसी तरह इसका चिन्ह है। ये आपको याद रखना है, जिसे हिंदी 3 इकाई की तरह 3 अंक के चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहां तक सभी को समझ में आ गया है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा गया स्वरों के भेद। देखिए यहाँ पे स्वरों के भेद पूछा गया है। स्वरों के भेद, देखिए स्वरों के भेद होते हैं मुख के आधार पे, होठों के आधार पर, दांतों के आधार पर, जीभ के आधार पर। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो आप सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो जीभ को 3 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि ये जीभ के अलग अलग भाग से उच्चारित होते हैं, उच्चारण होता है इनका। नंबर 1 की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए अग्र का अर्थ क्या होता है? अग्र यानी कि आगे। क्या होता है? आगे स्वर, यानी कि जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाए। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। कैसा कहते हैं? अग्र स्वर। ये आपको याद होना चाहिए। जीभ के आगे वाले भाग से जो उच्चारित होता है स्वरों का, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो संख्या होती है 4। ये आपको याद रखना है, संख्या होगी 4। कौन कौन सी है यहाँ पे? देखिए छोटी ई है और बड़ी ई है, छोटा ए है, बड़ा ए है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पर एक जैसा होगा उसके साथ उसका बड़ा साथी जरूर होगा। अगर यहाँ पे छोटा है उसके साथ बड़ा साथी जरूर होगा, यहाँ पे छोटा है उसके साथ बड़ा साथी जरूर होगा। ये आपको याद रखना है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप इसको याद कैसे करना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे ए लिखा है, अगर हमने यहाँ पे ए लिख दिया तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ए माने ए हो गया। तो हम इसको बनाएंगे आ। क्या लिख दिया हमने? आ लिख दिया, ए उसको हमने मात्रा दे दी। उसके बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ए। तो हम दोनों ई और ए ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आइए। क्या बनेगा? आइए। तो यहाँ पे शब्द बन चुका है, आइए। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? जीभ का आगे वाला भाग अग्र हो चुका है। यहाँ पे छोटी ई है तो साथ में बड़ी ई भी होगी, अगर छोटा ए है तो साथ में बड़ा ए भी होगा। तो आप इस शब्द से आप इनको याद कर सकते हैं, आइए। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए जीभ का मध्य भाग या बीच का भाग कहा जाए, जीभ का मध्य भाग या बीच का भाग कहा जाए, यह इसको केंद्र भी कहा जा सकता है। देखिए केंद्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको केंद्र? अगर ये जीभ है यहाँ पे और यहाँ पे जीभ है, तो ये कहा है जीभ के बीच वाले भाग से, इसको इसलिए क्या कहा है? मध्य या केंद्र इसको कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से इसका उच्चारण होगा, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है और इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, आपको याद रखना है। क्या है? ए है, तो इसकी संख्या 1 हो चुकी है, वो भी ए। तो याद रहेगा आपके। उसके बाद है नंबर 3। देखिए जीभ का पीछे वाला भाग, क्या? जीभ के पीछे वाला भाग इसे कहता है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, जीभ का पीछे वाला भाग सक्रिय रहता है, उसे पश्च स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या है 5। देखिए 4 तो यहाँ पे कम हो चुके थे, 1 यहाँ पे, तो कितने कम हो चुके? 5। उसके बाद आपको इसमें करना क्या है? स्वर कितने थे यहाँ पे? 11 थे। तो इसमें री तो है नहीं, तो री तो इसमें है नहीं। जब 4 हमने यहाँ पे लिख दी, 1 यहाँ पे, तो बचा 5। जो हमने यहाँ पे लिखे हैं तो बाकी अन्य हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा? ए यहाँ पे आ चुका है, दोनों ही आ चुके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? एक तो आ बचेगा, दोनों ऊ बचेंगे और दोनों ओ। और ये देखिए इसमें ही इसका प्रयोग किया जाता है अ में, ओजफाला। लेकिन संख्या इनकी 5 ही होगी, क्योंकि इसका रूप कहाँ से आया? अंग्रेजी के उसे उच्चरित होकर आया है या परिवर्तन होकर आया है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? देखिए अभी मैंने आपको एक बात कही थी, जहां ये साथ होगा वहां पे इसके जैसा उसके साथ होगा। लेकिन यहाँ पे जब मध्य स्वर में जा चुका है, तो हमारे पास क्या बचा? आ। उसके बाद देखिए
अगर छोटा है तो बड़ा साथ है, छोटा है तो बड़ा उसके साथ है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सभी को समझ में आ गया है अग्र स्वर कौन सा है, मध्य कौन सा है और परस्वर कौन सा है और उनकी संख्या कितनी है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। उसके बाद कहा गया मुख आकृति के आधार पर। देखिए इस बार मुख के आकार पे पूछा गया है। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। कितने? 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। नंबर एक है समवृत स्वर। देखिए यहाँ पे क्या है, समवृत स्वर है और इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, उसी से आप अंतर कर सकते हैं। समवृत स्वर को बोलने पर मुंह सबसे कम खुलता है। क्या कहा है यहाँ पे, जब हम इसको उच्चारण करेंगे या इसको बोलेंगे तो वहां पे एक मुंह कैसा होगा, कम खुला होगा, यानी कि सीमित खुला होगा। ठीक है, स माने सीमित हो जाएगा, यहाँ पे वृत्त इनके गोल जो है वो सीमित रूप में खुलेगा, ये आपको याद रखना। जैसे संख्या कितनी इनकी 4 है। कौन कौन से यहाँ पे, छोटी है, बड़ी है, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है। देखिए ई के साथ, छोटी के साथ बड़ी है यहाँ पे आ रहा है, छोटे के साथ बड़ा हुआ आ रहा है, ये भी इसके साथ आ रहा है। तो सभी को समझ में आ चुका है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। देखिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे से याद रह जाए। तय लिखा है यहाँ पे, उसे हमने लिख दिया, उसके बाद कौन सी है, छोटी ही है, और यहाँ पे क्या है, ऊ है। अब हम इसमें मात्रा ले लेंगे ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा मैंने आपको बता दी है। तो छोटे ऊ की मात्रा यानी कि कैसे, दाएं से बाईं ओर जाएगी, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई लिख दिया। क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अब इसको हम ऐसे अच्छे याद कर सकते हैं। देखिए स यानी कि हो गया समवृत, ये आपको पता चल गया समवृत हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मात्रा कौन सी है, ऊ की है, और ये क्या है यहाँ पे, बड़ी है। जब बड़ी यहाँ पे है तो यहाँ पे छोटी ई भी होगी, और यहाँ पे बड़ा हुआ है तो इसके साथ क्या होगा, छोटा हुआ है तो बड़ा वो भी इसके साथ ही रहेगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो याद हो जाएंगे आपको, आसान है। चलिए बहुत ही अच्छा। तो संख्या भी आपको इसकी याद रखनी है, संख्या होती है इसकी 4। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 है अर्ध संवृत स्वर। देखिए कैसा आधा संवृत स्वर होगा। डेफिनेशन है, अर्ध संवृत स्वर को बोलने पर मुख संवृत स्वर को बोलने से खुलने वाले मुख से थोड़ा ज्यादा खुलता है। क्या कहा है, जो समृत खुल रहा था तो उससे थोड़ा ज्यादा खुलेगा। कितना ज्यादा खुलेगा। अब जैसे हम किसी को आवाज लगाते हैं, जैसे कोई भी मित्र है, दोस्त है, किसी को आप आवाज लगाएंगे अपने मित्र को तो कहेंगे ओए। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पे बना है ओ ए, ओए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, दोस्त को आवाज लगे क्या, हाँ अर्ध में, तो ओए। तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगी। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या होती है 2, ये आपको याद रखना है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ओए। ओए में क्या आएगा, अर्ध समृत स्वर होगा, जो समृत से थोड़ा मुख अधिक खुलता है। क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत ही अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे है विवृत स्वर। यहाँ पे क्या कहा है, विवृत कहा है, विकार वाला विवृत, यानी कि जहां पे पूरा फैल जाए वो, इसे कहा जाता है विवृत स्वर को बोलने पर मुंह सर्वाधिक खुलता है। कैसा खुलता है, सबसे अधिक खुलता है। जैसे हम उसका उच्चारण करेंगे आ, तो मुंह सबसे अधिक खुल जाएगा, और इसकी संख्या अगर पूछी जाए तो 1 होता है। संख्या कितनी है, 1 होती है, ये आपको याद रखना है। यहां तक सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। इस बार पूछा गया यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आएगा अर्ध विवृत। विवृत वहां पे आ चुका था, अब यहाँ पे आया अर्ध विवृत। क्या, आधा विवृत स्वर वाला। ये आपको याद रखना, नंबर 4। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर को बोलने पर मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम खुलता है। कैसा कहा है यहाँ पे, थोड़ा कम खुलेगा। यहाँ पे कैसा है, आधा है, तो आधे में तो थोड़ा खुलेगा। तो कौन कौन से इसमें आने वाले हैं, तो ए आएगा। देखिए इसका हम आप उच्चारण करके देख सकते हैं, ए ई, ए आएगा यहाँ पे, बड़ा ए और बड़ा ओ। जब वहां पे दोनों छोटे ए हो चुके हैं तो यहाँ पे दोनों बचेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा। संख्या इनकी 3 है, और इसी के अंतर्गत ओ भी आता है, अंग्रेजी वाला।
अंग्रेजी वाला जो परिवर्तित रूप है वो ओ का भी यही स्थान है, यानी कि अर्धविवृत स्वर में आता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। अब उसके बाद पूछा गया है होठों ओष्ठों की गोलाई के आधार पर वर्गीकरण करने पर स्वर दो प्रकार के माने गए हैं। देखिए इस बार क्या कहा है, होठों की गोलाई के आधार पर या होठों के उच्चारण के आधार पर कहा जाए तो इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है वृत्ताकार। देखिए वृत्ताकार कैसा है, वृत्त ऐसी तो होता है गोल एकदम, तो कैसा होता है वृत्ताकार होता है। या इसको कहा जाए वृत्तमुखी, मुख कैसा हो जाएगा गोल हो जाएगा। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, डेफिनेशन पढ़ेंगे। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल हो जाता है। कैसा? होठों यानी कि ओष्ठों, यस कहा जाए होठों का आकार, होठों का आकार गोल हो जाता है। इन स्वरों को विरतमुखी स्वर या विरताकार स्वर कहते हैं। आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने उच्चारण किया ऊ, तो देखिए जैसे ही उच्चारण करेंगे तो होठों का आकार कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ऊ है, दोनों ऊ रहेंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओ तो कैसा होगा, होठों का आकार यहाँ पे गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, होठों का आकार गोल हो जाएगा और इनकी संख्या कितनी यहाँ पे 4 हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलिए तो ये दो भागों में बांटा गया था, तो नंबर 1 हो चुका है। नंबर 2 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको कहा गया है यहाँ पे कहा गया इसको अर्धवृत्ताकार। क्या? अवृत्ताकार। ए माने क्या होता है सबसे पहले जानेंगे, यानी कि अभाव है वृत्त की। कैसी है? अभाव, या कहते हैं इसको कमी। क्या कहते हैं इसको? कमी कहते हैं, यानी कि वृत्ताकार की इसमें कमी है या नहीं है इसमें वृत्ताकार। अगर आप उच्चारण करेंगे तो कहेंगे इसमें वृत्ताकार नहीं है, तो इसके नाम क्या है, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। क्लियर है नंबर 2? चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेंगे डेफिनेशन। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल न होकर, देखिए इसमें गोल नहीं होने के कैसे हो जाएंगे, चपटाकार हो जाएंगे या ऊपर नीचे फैल जाता है। होठों का आकार कैसा, या तो ऊपर नीचे फैल जाएंगे या चपटाकार हो जाएगा। इन स्वरों को अवृत्तमुखी स्वर या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। देखिए चपटाकार क्यों कहा है, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो चपटाकार कैसा होता है, एक चिमटे के आकार का होता है। देखिए कैसा होता है, चिमटे के आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होठ हैं, जब हम इनको उच्चारण करेंगे, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे ऊ। देखिए आप बोलेंगे आ का मुंह कैसे खुलेगा, सबसे अधिक खुल रहा था तो चपटाकार हो जाएगा। ई तो कैसा हो चुका है, मुंह इस तरह से खुल जाएगा, दोनों ई हो जाएंगे और दोनों ए। संख्या यहाँ पे इनकी हो जाएंगी 5, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कहा है, देखिए इसमें एक स्वर बचा है ए। कौन सा बचा है, ए बचा है। अगर आप इसका उच्चारण करेंगे ना तो इसमें होठ गोल होंगे ना ही चपटाकार होंगे। ए कैसे होंगे, ना चपटाकार होंगे ना गोल होंगे, क्योंकि अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो आपका मुख इसमें हल्का सा खुलेगा, इतना ए, इतना सा मुख खुलेगा सिर्फ और सिर्फ। इसलिए इसने क्या कहा है, होठों के आधार पर ए को उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक है, ए उदासीन स्वर होता है, इसलिए इसको उदासीन कहा गया है। ना तो अवृत्ताकार में आता है और ना ही वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आता है। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब उसके बाद है अनुनासिक। देखिए ये है अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक होता क्या है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होता है, मुख और नाक से एक साथ वायु, जो वायु होती है सांस वायु, वो बाहर निकलती है, इसलिए इसे अनुनासिक कहा गया है। अनु यानी कि पीछे वाला और नासिक यानी कि नाक, मुख और नाक से आगे पीछे यानी कि साथ वो निकलेंगे, इसलिए अनुनासिक इसको
कहा गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी परिभाषा है, जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास यानी कि सांस वायु मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है। इसमें क्या होगा, मुख और नाक से एक साथ वायु बाहर निकलती से, इसलिए अनुनासिक कहा गया है। जैसे हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, अगर हम लिख देते हैं, क्या लिखे यहाँ पे देखिए, एक हमने शब्द लिखा बांध। क्या होता है, बांध होता है, तो हमने यहाँ पे बांध लिखा है, तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे बांध, तो बांध इसके साथ ही बोला जाएगा। ठीक है, बा के साथ यानी कि चंद्र बिंदु भी साथ में ही बोला जाएगा नाक की सहायता से, जब ये बनेगा अनुनासिक। और जहां पर आपको ये दिख जाए और आपसे पूछा जाए किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, तो आपको चंद्र बिंदु देखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वर के अनुनासिक रूप को देखिए, जो स्वर है उनका अनुनासिक रूप यहाँ पे लिखे गए हैं। रूप को दर्शाने के लिए स्वर के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या, चंद्र बिंदु। इसकी पहचान क्या है, चंद्र बिंदु से है। ये भी आपको याद रखना है, चंद्र बिंदु। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैसा, चांद जैसे दिखने वाला, यानी कि चांद जैसा बिंदु। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ उदाहरण है जो स्वर के रूप में है। ए है, देखिए ए पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। ये आपको पहचान करनी है, यहीं से आप शब्द में पहचान लेंगे कि किसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। अगर किया गया है तो यहाँ पे चंद्र रूप में है या कैसे रूप में है। जिनके ऊपर सिरोरेखा, देखिए इसको बोलते हैं सिरोरेखा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिखा है, और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं सिरोरेखा। क्या बोलते हैं, सिरोरेखा या सिर की रेखा। सभी को समझ में आ रहा है। इसको कहा जाएगा सिरोरेखा। जब इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होगी तो वहां पे चंद्र बिंदु जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से आ है, ई है। देखिए यहाँ पे मात्रा कैसी हुई, सिर से ऊपर चलेगी, सिरोरेखा से ऊपर, तो ये चंद्र बिंदु कैसे में बदला, एक बिंदी में बदल गया। कैसा, एक बिंदी में बदल चुका है। उसके बाद ऊ है, देखिए ऊ के सिरोरेखा पर मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु लिखा है। उसी प्रकार से बड़ा ऊ है, ए पर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, और यहाँ पे बड़ा ए है। तो जब हम बड़ा ए लिखते हैं, सिरोरेखा से मात्रा ऊपर चलेगी, तो जब ये चंद्र बिंदु आप देख रहे हैं ये किस में बदल जाती है, एक बिंदी में बदल जाती है, तो यहाँ पे इसको बिंदी लिख देते हैं। उसी प्रकार से ओ है और औ है। सभी को समझ में आ गया है। जहां पर भी सिरोरेखा से ऊपर चला जाए मात्रा, तो वहां पे चंद्र बिंदु जो है कि साधारण बिंदु की तरह बन जाएगा। फिर भी इस शब्द को क्या कहा जाता है, अनुनासिक शब्द कहा जाएगा। यह कहा जाता है इस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अनुनासिक को लिखित भाषा में बिंदु तथा चंद्र बिंदु दोनों से लिखा जाता है। देखिए क्या कहा है, अगर हमने यहाँ पे गेंद लिखा है, गेंद क्या लिखा है, एक गेंद लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है गंदा। चलिए यहाँ पे गांव लिख देते, गांव। ठीक है, क्या लिखा हमने, गांव लिखा है। तो यहाँ पे देखिए सिर के ऊपर मात्रा नहीं है, तो यहाँ हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, और सिर के ऊपर मात्रा है तो हमने इसको बिंदी के रूप में प्रयोग किया है। फिर भी इसको कहा जाएगा इस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो आ वाले हैं या बिना मात्रा वाले स्वर हैं वो कैसे दिखेंगे, और जो मात्रा वाले स्वर हैं वो कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे आ या, जिनके सिर के ऊपर मात्रा नहीं है, आ या बिना मात्रा वाले स्वर कैसे, सिरोरेखा से। ये आपको ये याद रखना है, बिना मात्रा मतलब सिरोरेखा, सिरोरेखा वाले। जिनके ऊपर सिरोरेखा वाले ऐसे स्वर जिनके स्वर सिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है, उनको चंद्र बिंदु, उन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कांच, आंख, देखिए आ रहा है यहाँ पे भी आ का प्रयोग किया गया। अगर हम यहाँ से आ निकालेंगे तो आ है। गांव है, माँ है, चांद है, बहुएं हैं आदि।
इन सभी शब्दों में किसका प्रयोग क्या है? चंद्र बिंदु का। अब देखते हैं मात्रा वाले जो शिरोरेखा से ऊपर हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सिंचाई। जब आप इसको बोलेंगे तो स के साथ आप जो बिंदी देख रहे हैं इसका भी उच्चारण एक साथ होगा और मुख से एक साथ ही वायु बाहर निकलेगी। तो क्या कहा जाता है इसे? सिंचाई, गेंद, कैंचुआ, सिंगर, रिंग। ठीक है, मैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर से ऊपर मात्रा है, चंद्र बिंदु बदल चुका है। किसमें? चंद्र बिंदु एक साधारण बिंदु में बदल चुका है। यहां तक सभी को समझ में आ गया है? चलिए, बहुत ही अच्छा। नोट पॉइंट पढ़ेंगे सभी बच्चे। सभी स्वर घोष, सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ये आपको याद रखना है। सभी तो स्वर कैसे होंगे? घोष होंगे, या इसका दूसरा नाम है सघोष। और अल्प प्राण होंगे, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जानेंगे सघोष होता क्या है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर कंपन होती है, जैसे तो कैसा होगा? तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन होगी। कैसी होगी? वाइब्रेशन होगी। इसको कंपन कहा जाता है, इसीलिए इसे सघोष कहा है। तो डेफिनेशन पूछी जाए तो आप डेफिनेशन भी बता सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या, ठीक है, घोष या सघोष कहते हैं। देखिए, स माने क्या होता है? सहित होता है या साथ कहा जाए। क्या होता है? स या सहित या साथ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक सभी का क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? अब यहाँ पे कहा है अनुनासिक। देखिए क्या कहा है? अनुनासिक कहा है क्योंकि इसमें नाक की सहायता से नहीं बोले जाते। अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर। अन प्लस अनुनासिक यानी कि नाक से पीछे चलने वाला क्या है? अन यानी कि नहीं है, नाक के सहायता से नहीं बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, अर्थात पढ़ लेंगे। अनुनासिक अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास केवल मुंह से ही बाहर, श्वास वायु, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? श्वास वायु केवल मुंह से ही बाहर निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहलाता है। यहाँ तक सभी के समझ में आ चुका है? इसमें केवल और केवल मुख से बोले जाएंगे, नाक की सहायता से कोई भी उच्चारण नहीं होगा। आगे ध्यान देंगे। अपने मूल रूप में लिखे हुए सभी स्वर अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए ए है, यहाँ पे आ है, ई है, दोनों छोटा दोनों ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री है, यहाँ पे दोनों ए है, दोनों ऊ है। तो यहाँ पे अगर आप इसका उच्चारण करेंगे, इनको बोलकर देखेंगे तो नाक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इनके बोलने पर, और ना ही इनके जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो नाक में वाइब्रेट होगी या कंपन होगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है? अनुनासिक या निर्नुनासिक इसे कहते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए आप। तो क्या हुआ? यहाँ पे नाक की सहायता तो लेने की जरूरत नहीं हुई इसके उच्चारण करने में। वह, पेड़, कलम, बिल्ली, भोपाल आदि। तो यहाँ पे ना तो ये बिंदी आपको देखने के लिए मिली, ना ही चंद्र बिंदु। तो ये भी आपको इससे पहचान कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है अनुनासिक। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे अल्प प्राण। देखिए अल्प क्या होता है? अल्प माने होता है कम, कोई भी कम है, कम संख्या बोलते हैं अल्प। अल्प माने होता है कम, ये आपको याद रखना है। अल्प यानी कि कम, और यहाँ पे अल्प यहाँ पे लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने लिखा है प्राण। देखिए प्राण क्या होते हैं? प्राण किसे कहा जाता है? प्राण निकल गए। प्राण जो होता है वायु होती है। क्या होती है? वायु। जब व्यक्ति से सांस निकल जाती है तो उसके वो कैसा होगा? मृत हो जाता है। तो वहां से जब वायु निकल जाएगी तो वहां पे कैसे होंगे? मृत होंगे। तो अल्प प्राण का अर्थ जानेंगे। अल्प प्राण का अर्थ जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से कम या सीमित रूप में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहा? या तो कम निकलेगी या सीमित रूप में निकलेगी।
इसलिए उसे अल्प प्राण कहा जाता है, यानी कि कम वायु वाले। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक है, इसमें वर्ण विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं? देखिए अगर हमने कोई एक ऐसा शब्द लिखा है, कोई भी शब्द लिखा है, तो उसमें से हमें क्या करना होता है? स्वर को अलग कर देंगे, व्यंजन को अलग कर देंगे, वही वर्ण विच्छेद होता है। या कहा जाए शब्द के वर्णों को अलग अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। परिभाषा आपको सभी डेफिनेशन अच्छे से याद भी करनी है। देखिए वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। क्या होता है वर्ण विच्छेद? वर्णों को अलग अलग करना किसी शब्द, वर्णों के सार्थक समूह। देखिए शब्द जो होता है वर्णों का सार्थक समूह होता है। किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसे कहा है कोई शब्द है उसको हम अलग अलग लिख देंगे, वर्णों को अलग अलग लिख देंगे, उसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। या दूसरे शब्दों की बात करें तो स्वर या व्यंजन। देखिए स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये आपको याद रखना है, क्या वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहां तक सभी को समझ में आ चुका है? चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण है निधि शब्द का मात्रा विच्छेद। देखिए यहाँ दो प्रकार से होते हैं, एक तो मात्रा के आधार पर और एक वर्ण के आधार पर। अब कैसे होते हैं मात्रा के आधार पर? देखिए यहाँ पे न लिखा, निधि है तो न आ गया, तो न पे कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है। तो कैसे, कहां से आती है? बाएं से दाएं ओर आती है। यहां तक सभी को समझ में आ चुका है, क्योंकि मैंने मात्रा आपको करा दी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा ध, तो ध पे कौन सी मात्रा है? छोटी की, यानी कि बाएं से दाएं ओर जाती है। तो यहाँ पे ये कैसा रूप हो चुका है? तो ये रूप तो हो चुका है वर्ण विच्छेद में मात्रा वाला। कैसा? मात्रा वाला हो चुका है, आपको ध्यान करना है। उसके बाद निधि शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। अब इस बार हम करेंगे वर्ण विच्छेद। यहाँ पे मात्रा विच्छेद हुआ, यहाँ पे वर्ण विच्छेद। यहाँ पे क्या लिया? निधि लिखा है, तो न पे कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो छोटी ऐसी लिखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे ध पे कौन सी मात्रा है? छोटी की। और हमेशा आपको एक और याद रखना है, जो प्लस से बाद वाला स्वर होता है या बाद वाला वर्ण होता है, वो हमेशा पहले वाले वर्ण व्यंजन को ही मात्रा देगा। ये आपको याद रखना है। कैसा? ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मात्रा हमेशा दी जाने वाली, मात्रा दी जाती है। देखिए दी जाती है, किसे दी जाएगी? या कहा जाए दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाएं वाले वर्ण को, दाएं से बाएं वाले वर्ण को, वाले वर्ण को। ठीक है, तो मात्रा किसे देंगे? जो दाएं में होगा और बाएं वाले वर्ण को अपनी मात्रा दे देगा स्वर। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया है? कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल करा देते ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए वर्ण विच्छेद के कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान से समझेंगे। यहाँ पे वर्ण विच्छेद है। देखिए यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद का वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है? यहाँ पे शब्द में आ लिखा है, तो आ क्या है? एक स्वर है। इसमें एक और चीज करनी है आपको, अगर कोई स्वर आ रहा है तो उसका दीर्घ रूप ही लिखेंगे, यानी कि बड़ा रूप ही लिखेंगे। उसको ऐसे नहीं करना कि अगर यहाँ पे कोई एक ही मात्रा आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? ए प्लस ई बना देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, उसको डायरेक्टली लिख देना है जैसे उसका रूप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ चुका है, आ है, यहाँ पे स है, तो स को हमने लिख दिया हलंत, यानी कि स्वर रहित कर दिया है, स्वर हमने हटा दिया। और स्वर कैसा है? यहाँ पे बड़ी है, तो हमने यहाँ पे बड़ी लिख दी है। उसके बाद देखिए र जो है, अगर जो सिर के ऊपर र होता है वो कैसा होता है? स्वर रहित होता है। कैसा? स्वर रहित होता, रहित होता है, तो वैसे पहले र आएगा, तो हमने स्वर रहित र को लिख दिया है। अब इसको पूर्ण लिखने के लिए जब हम इसको पूरा लिख देते हैं, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आधा ही व्यंजन माना जाता है, आधा वर्ण माना जाता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे रे भी लिख दिया है, स भी लिख दिया है। उसके बाद आ रहा है वे, तो वे आ रहा है, वे पे कौन सी मात्रा है? आ की, तो हमने यहाँ पे आ लिखा, ना कि ए प्लस ए लिखा। ठीक है, उसके बाद द आ रहा है, द लिखा, और द के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो सभी को समझ में आ चुका है? चलिए आगे ध्यान देंगे। उसके बाद लिखा है श्रमिक। देखिए ये जो स होता है दो वर्णों के मेल से होता है। कौन कौन से? एक तो स होता है,
ठीक है, कैसा होता है स्वर रहित और एक होता है रे। इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं इस तरह से, इसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्लियर है? चलिए इसको कैसे तोड़ा हमने, आधा से और आधा रे में, आधा से आधा रे आ चुका है और रे में से आ चला गया, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं है, और मैं पे कौन सी मात्रा है, तो मैं पे है छोटी की, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, छोटी ई लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा कै, तो कै में से क्या निकल के आया, कै में से ए निकल के आ गया। इस तरह से इसका क्या करते हैं हम, श्रमिक शब्द का वर्ण विच्छेद हमने इसका कर दिया है। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है? चलिए आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है शिक्षक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे आप से, ठीक है, और उसके बाद मात्रा कौन सी है, छोटी की मात्रा है तो उसको बाद में लिखेंगे, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या बना, 6। देखिए ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। कैसा है, संयुक्त व्यंजन है, तो ये मिलकर किससे बना है, कै प्लस सै से। किससे मिलकर बना है, कै प्लस सै से मिलकर बना है, आपको ध्यान करना है, ठीक है। अभी ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे बना है, वो अभी आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आगे व्यंजन चलेंगे। तो ये कैसे बनेगा, देखिए कै हमने यहाँ पे लिखा है, तो कै पे हलंत लगाएंगे, और उसके बाद सै जो षटकोण वाला होता है, शरीफा षटकोण होता है, उस पे क्या होता है, इस तरह से। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ए। क्लियर है, तो ये छोटा हो चुका है, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो ऐसा रूप क्या बना यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखेंगे, कै लिखेंगे और कै पे लगाएंगे हलंत, फिर उसके बाद सै है, सै पे हलंत लगाया, यहाँ पे ए आ गया। तो यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, कै, और ये कै बचा, और कै में से हमने ए निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, ए। क्लियर है, इस तरह से इसका रूप बना लेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे इसका कैसे बनेगा, देखिए बुद्धि का यहाँ पे कैसे बनेगा, तो बुद्धि का बनाएंगे यहाँ पे, किस तरह से बुद्धि का बनने वाला है। क्लियर है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बै लिखेंगे, और यहाँ पे मात्रा कौन सी है, ऊ की है। कौन सा ऊ है, छोटा ऊ का आ जाए या हस ऊ, हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस, देखिए जो आपको आधा दिख रहा है ना, वो पूर्ण होता है, क्योंकि हम दह को आधा नहीं लिख सकते। तो अगर जिसको हम आधा लिख दे उसकी पहचान हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम आधा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप उसका उच्चारण भी कर सकते हैं, बुद्ध धी। तो पहले द आएगा, द कैसा होता है, यहाँ पे स्वर रहित होता है, यानी कि आधा होता है। उसके बाद क्या आ रहा है, ध आ रहा है, ध पे कौन सी मात्रा है, तो यहाँ पे ध पे कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे छोटी ई लिख दिया। तो यहाँ तक बन चुका है, तो सभी को समझ में आ चुका है कि वर्ण विच्छेद कैसे बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, बनाएंगे। चलिए आपको मैं एक शब्द दे रहा हूं, आप इसको बना लेना, ठीक है। वर्तस्य, ठीक है, हमने एक शब्द लिखा है वर्तस्य, ये र है ऊपर जो है आपके सर के दिख रहा है, आप इसको वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है, वर्तस्य का वर्ण विच्छेद करना है। चलिए आगे जानेंगे। अब यहाँ पे कंठ की मांसपेशियों का आधार, देखिए कंठ की जो मांसपेशियां उसके आधार है, उनको दो भागों में बांटा गया। इस आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। कितने, दो भेद होते हैं, एक तो होता है शिथिल, कैसा, आसान वाला, और एक होता है दृढ़, यानी कि मुश्किल वाला। जब हम कुछ स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी भी भाग में वायु नहीं रुकती है, यानी कि थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन कुछ स्वर ऐसे हैं जिनमें हल्की मुश्किल होती है, उन्हें कहा था दृढ़ स्वर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 है शिथिल स्वर। देखिए शिथिल स्वर कौन से हैं, ये आप जान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया शिथिल स्वर, शिथिल स्वर, शिथिल स्वर, शिथिल शब्द का अर्थ जिसमें और शक्ति न रह गई हो। क्या कहा है, जिसमें कोई शक्ति ना हो, कैसा हो, शक्तिहीन हो, कमजोर हो चुका हो। देखिए इसे दूसरे शब्दों में क्या कहा, थका हुआ, क्या, जब थक जाता है तो हिम्मत नहीं होती कोई कार्य करने की, या हारा हुआ। जब कोई रेस हो या कुछ भी हो, जीवन का गोल है, हार जाता है, कैसे हो जाता है, बिल्कुल उसके पास शक्ति नहीं होती, भले ही वो देखने में कितना बलवान हो, लेकिन वो हार जाता है, कैसे हो जाता है, उस शक्तिहीन हो जाता है। यह कहा जाएगा श्रांत, क्या, शांत एकदम माहौल हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीव की पेशियों में तनाव नहीं पड़ता,
अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करने में जिह्वा को कोई मेहनत नहीं पड़ती वे शिथिल स्वर कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें जीभ पर किसी भी प्रकार की कोई मेहनत नहीं होती। अगर हम इनको उच्चारण करेंगे तो कोई भी मेहनत नहीं करनी, कोई भी मुश्किल जीभ पर नहीं पड़ती और ना ही मांसपेशियों पर कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है, कोई तनाव आता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? इनकी संख्या होती है 3, ही आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? ए, ई और, ठीक है, ए, ई, उ। तो संख्या 3 हो चुकी है, इनकी संख्या 3 होती है। चलिए आगे जानेंगे नंबर 2। तो यहाँ पे नंबर 2 क्या है? दृढ़ स्वर है। क्या है यहाँ पे? दृढ़ स्वर है। ठीक है, क्या यहाँ पे? दृढ़ स्वर है, ये आपको ध्यान करना है। नंबर 2 दृढ़ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में वागांग की मांसपेशियां दृढ़ व तनावपूर्ण होती है उन्हें दृढ़ स्वर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है? दृढ़ स्वर कहा है। अगर हम उच्चारण करते हैं इनका तो मांसपेशियों पे तनाव होता है, इसीलिए इन्हें कहा गया है दृढ़ स्वर। इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। आप इनको उच्चारण करके देख सकते हैं। ई, ऊ, तो कैसा होगा? मांसपेशियों पे तनाव होता है, खिंचावट महसूस होती है, इसलिए इन्हें दृढ़ स्वर कहा गया है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं तक कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो बताइए आपको यह टॉपिक कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक इंफॉर्मेशन भी लेते जाइए। देखिए एग्जाम जॉब एक्सपर्ट आपको यहाँ ये कहां से मिलेगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में जान लेंगे। देखिए यहाँ पे आप इसके बारे में जानेंगे। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट जिस प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। वीडियो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वीडियो कोर्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको तैयारी प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज भी है, और यहाँ पर ई बुक और नोट्स बुक है, और डेली आपको क्विज मिलेगी ऑनलाइन, जिससे आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यहाँ से आप डेली क्विज भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ किस किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे ज्वाइन विद अस, क्या ज्वाइन विद अस? तो आप हमारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 है प्ले स्टोर। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एग्जाम जॉब एक्सपर्ट कहां पे मिलेगा? तो ये ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर जाकर, वहां पे लिखना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, एप्लीकेशन आएगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं से आपको कोर्स भी मिल जाएगा। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल, आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट है और कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम, देखिए यहाँ पे डेली अपडेट दी जाती है, और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलती है। तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन पे। तो थैंक यू सो मच।